Hello everyone, I'm Sapna and our today's topic is constructor and destructor. Chapter 10 according to RBSC syllabus. Constructor. In the example of classes, we have used member functions like input, get data, etc. to initialize the private data member of a class. हमने अभी तक क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो क्लास बनाना हम सीख चुके हैं. तो क्लास में बता रहा है कि जब हम क्लासेस बनाते हैं तो उनमें हम लोग कुछ मेंबर फंक्शंस यूज़ करते हैं. ठीक है ना. यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया जैसे इनपुट है, गेट डेटा ऐसे. तो टू इनिशलाइज क्या करने के लिए, प्राइवेट डेटा मेंबर को इनिशलाइज करने के लिए. ठीक है, क्लास के. तो द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट्स आर यूज विद द ऑब्जेक्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन क्रिएटेड. द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आर यूज्ड विद द ऑब्जेक्ट्स. जो ऑब्जेक्ट्स के साथ फंक्शन कॉल यूज़ की जाती हैं दैट हैव बीन, जो पहले से ही बनी हुई होती हैं. द फंक्शन are unable to initialize data member at the time of the creation of their objects. तो functions जो होता है वो उन data member को initialize करने के लिए unable होता है. किस टाइम? the time of the creation of, जबकि object को create किया जाता है. ठीक है. तो द एम ऑफ C++ इज़ दैट द क्लास बिहेव्स लाइक ए बेसिक डेटा टाइप. तो उनका एम क्या है कि हमारा जो क्लास है वो एक बेसिक डेटा टाइप की तरह काम करे. अ क्लास टाइप वेरिएबल ऑब्जेक्ट शुड बी इनिशलाइज्ड व्हेन इट इज़ डिक्लेयर्ड इन द सेम वे एज वे. जैसे कि हमारा बेसिक डेटा टाइप में हम डेटा टाइप के साथ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही बोल रहे हैं कि हमारे ऐसे ही क्लास जो है एक डेटा टाइप बन जाए और क्लास टाइप जो है वो क्या करे, वो भी हमारे एक वेरिएबल को मतलब ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करे जब वो क्रिएट होता है. ठीक है. तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अ स्पेशल मेंबर फंक्शन कॉल्ड कंस्ट्रक्टर. तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, एक ऐसा स्पेशल मेंबर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर कहलाता है. ठीक है ना. कंस्ट्रक्टर. तो कंस्ट्रक्टर जो है हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि वी आर studying about the constructor and destructor. The constructor is a member function of a class that is automatically called when an object is created of class. ठीक है. एक कंस्ट्रक्टर ऐसा मेंबर फंक्शन है क्लास का जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है जबकि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है. ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे बताया अभी आपको, बेसिक डेटा टाइप में एक वेरिएबल इनिशलाइज करते टाइम डिक्लेयर होता है, वैसे ही हमको भी एक क्लास को एक डेटा टाइप मानना है और उसके वेरिएबल्स को हमें क्रिएट करना है. वेरिएबल्स मीन्स ऑब्जेक्ट. अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज यूज्ड टू इनिशलाइज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास. ओके. इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास आर क्रिएटेड. ये ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है जबकि ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास, जबकि इसके ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं. स्पेशल करेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शंस आर, क्या हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स. इट्स नेम इज द, जो भी क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा. इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन. इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड. कॉल कब ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप. इसकी कोई रिटर्न, वी कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. ओके. इट कैन बी इनहेरिटेड, कैन नॉट बी, इनहेरिट भी नहीं कर सकते इसको. वी कैन नॉट एक्सेस, इसके एड्रेस को भी हम एक्सेस नहीं कर सकते. ठीक है. तो हमने पढ़ा अभी कंस्ट्रक्टर. और कंस्ट्रक्टर क्या है, एक मेंबर फंक्शन है. मेंबर फंक्शन है फॉर, क्या करता है कि फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली व्हेन. ओके. आगे पढ़ते हैं हम इसके, हिंदी में देखते हैं क्या कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर एक मेंबर मेथड है जो ऑब्जेक्ट की उत्पत्ति के टाइम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है. कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को उत्पत्ति के टाइम ऑटोमेटिकली इनिशलाइज करने की सुविधा प्रदान करता है. ओके. आगे देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इसका. पहले देखते हैं हमने जो क्लास बनाई थी, तो हम क्लास कैसे बनाते थे. ठीक है. और फिर उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, तो हम कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ करते हैं क्लास में. ओके. अ क्लास विदाउट कंस्ट्रक्टर. ठीक है. यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम क्या है, ABC. ठीक. ABC प्राइवेट इंट A. प्राइवेट में एक वेरिएबल लिया A, उसको वॉइड शो के साथ शो करवा दिया. ठीक है ना.
उसके बाद हमने क्या लिया, वॉइड मेन में आए ABC हमारा जो है क्या है, क्लास है, उसके साथ हमने एक ऑब्जेक्ट लिया OBJ। तो कंपाइल ऑटो क्रिएट ज़ीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम कंपाइलर क्या करता है कि ऑटोमेटिकली ज़ीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बना देता है, ठीक है, ज़ीरो आर्ग्यूमेंट। तो अब जैसे हमने इसको OBJ को शो किया तो हमारी क्या वैल्यू आई, गार्बेज वैल्यू आई। ज़ीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर हो गया तो कोई वैल्यू नहीं है, तो उसने क्या किया, गार्बेज वैल्यू दे दी। ओके, अब देखते हैं विद कंस्ट्रक्टर। विद कंस्ट्रक्टर ये आपके क्लास ABC, इंट A प्राइवेट में, पब्लिक में हमने बनाया एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। अब एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें हमने प्रिंट क्या करवाया, सी आउट से एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्टर। फिर इसको टर्मिनेट हो गया, क्लोज हो गया। उसके बाद हमने वापस जब इसको फंक्शन लिखना शुरू किया, प्रोग्राम लिखना शुरू किया, वॉइड मेन में ABC के साथ हमने क्या लिया, OBJ हमने ले लिया, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, क्लास के साथ एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है ना आगे नीचे फंक्शंस को काम करने के लिए। तो अब यहाँ पे कॉल ज़ीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे भी उसने क्या किया, ज़ीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ठीक है। और यहाँ पर आ गया आपका एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्टर। ये आपका जो यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, ये आपने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। अ क्लास विद कंस्ट्रक्टर, वो क्या थी हमारी, विदाउट कंस्ट्रक्टर थी, और ये हमारी क्या है, विद कंस्ट्रक्टर। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, बुक चैप्टर में भी एग्जांपल दिया हुआ। फॉर एग्जांपल क्लास पॉइंट, एक क्लास बनाइए जिसका नाम क्या है, पॉइंट नाम है, ठीक है। उसमें हमने वेरिएबल्स कौन कौन से लिए, x और y, इंटीजर में x और y। पब्लिक पॉइंट और कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड। अब क्लास का नाम भी पॉइंट है और हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या है, पॉइंट है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे हमने। फिर जो स्टेटमेंट्स होंगी हमने यहाँ पे अपनी लिखी। उसके बाद हमने बंदा लिखा पॉइंट, स्कोप रेजोल्यूशन, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करा हमने पॉइंट को, पॉइंट से क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। और फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हेन वी डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास पॉइंट, फॉर एग्जांपल पॉइंट P, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिखाया था, उसमें क्या था, ABC OBJ ऑब्जेक्ट, वैसे ही क्लास क्या थी, ABC, और हमने ऑब्जेक्ट क्या लिया था वहाँ पे, OBJ लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट क्या लिया, इसने P ले लिया। तो वो कह रहा है कि जैसे पॉइंट के साथ आपने कोई P ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, द कंस्ट्रक्टर इन द क्लास इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड एंड इनिशियलाइज द प्राइवेट डेटा मेंबर x एंड y to 0 फॉर द ऑब्जेक्ट P। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, क्लास का ऑटोमेटिकली कॉल द एंड इनिशलाइज द प्राइवेट डेटा मेंबर, ऑटोमेटिकली वो कॉल करेगा और इनिशलाइज करेगा प्राइवेट डेटा मेंबर्स को x और y को 0 फॉर द ऑब्जेक्ट P ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। आपने वहाँ अभी पहले वाले एग्जांपल में देखा था, जब मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं लिया हुआ था तो गार्बेज वैल्यू आ रही थी, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा था, जबकि मैंने वहाँ पे इंट A लिया हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली आप कॉल करेगा और इनिशलाइज करेगा प्राइवेट डेटा मेंबर x और y के लिए 0, किसके लिए, P ऑब्जेक्ट के लिए। तो अ कंस्ट्रक्टर विद नो आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जहाँ पे कोई और आपके आर्ग्यूमेंट्स नहीं दी हुई होती हैं वो कहलाता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इफ़ नो सच कंस्ट्रक्टर इज़ डिफाइंड इन ए क्लास, अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर क्लास में डिफाइन नहीं किया गया है तो कंपाइलर प्रोवाइडेड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो कंपाइलर प्रोवाइड करता है एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट, क्या क्रिएट करने के लिए, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप का एक वेरिएबल मतलब क्लास टाइप का एक वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, द कंस्ट्रक्टर दैट रिसीव आर्ग्यूमेंट्स आर कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर
जो आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है, जो आर्ग्यूमेंट होती हैं जिसके पास, वो क्या कहलाता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्लास क्या बनाई, पॉइंट। वेरिएबल क्या है, इंट और डेटा नंबर एक्स और वाई। पब्लिक में हमने लिया पॉइंट और आर्ग्यूमेंट लिया इंट ए और इंट बी, ठीक है। वो हमें नीचे में स्टेटमेंट आ गई। फिर क्लास के साथ हमने उसको कंस्ट्रक्टर यूज़ किया और इंट ए और बी में हमने वैल्यू दी, इंट ए और इंट बी। एक्स क्या है, ए है, सिंपल स्टेटमेंट से पहले करते थे अपन, और वाई क्या है, बी है। द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड इन 2 वेज, 2 तरह से इसको कॉल कर सकते हैं। पॉइंट पी जो है, तो पॉइंट में हमारा ए इंट ए और इंट बी है, तो वो क्या हो गया, 10 और 20, ठीक है। दिस स्टेटमेंट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट पी एंड पासेस द वैल्यू 10 and 20 टू इट। यहाँ पे एक क्रिएट ऑब्जेक्ट बन रहा है पी, जो कि वैल्यूज़ पास कर रहा है, कौन सी, 10 और 20। वो हो गया एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट, पॉइंट पी 10 20 इम्प्लिसिट। दिस स्टेटमेंट वर्क सेम एज द अबाउट, जैसे ऊपर है वैसे ही करेगा काम। तो द कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज इन लाइन फंक्शन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दोनों एक तरीके से काम कर सकते हैं। आगे द कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैन बी ऑल्सो बी डिफाइंड एज इन लाइन फंक्शन, जैसे कि क्लास पॉइंट इंट एक्स वाई, पब्लिक पॉइंट इंट ए बी, एक्स इक्वल्स टू ए, बी इक्वल्स टू बी, was wise statements. The argument of a constructor cannot be any type except the class to which in belong. It belong. For example, class X, public X, brackets में X is illegal, but constructor can accept a reference of its own class as an argument. For example, class X, अच्छा ये कह रहे हैं कि अगर हमने इस और कंस्ट्रक्टर को इस तरह से लिखा, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एनी टाइप एक्सेप्ट द क्लास टू विच इट बिलोंग्स। हाँ, वो किसी भी तरह का नहीं हो सकता, वैसे ही हो सकता है जो कि उसकी क्लास है। तो कह रहा है कि अगर एग्जांपल लिया हमने क्लास एक्स, पब्लिक जो भी बनाई स्टेटमेंट्स, और पब्लिक हमने एक्स में लिया, ब्रैकेट में एक्स लिया, तो ये कह रहा है ये इलीगल है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर कैन एक्सेप्ट अ रेफरेंस टू इट्स ओन क्लास एज एन आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जांपल, कह रहा है कि अगर आपने ऐसा दिया है तो वो गलत है, लेकिन क्या एक्सेप्ट कर सकता है वो, रेफरेंस टू इट्स ओन क्लास, अपनी ही क्लास का रेफरेंस जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे कि क्लास एक्स स्टेटमेंट्स पब्लिक एक्स एक्स एम्परसेंट इज़ वैलिड एंड द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। रेफरेंस टाइप पता है ना आपको, जब कोई एड्रेस से कोई वैल्यू उठाता है तो वो रेफरेंस टाइप हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो एड्रेस से उठाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एम्परसेंट साइन चाहिए होता है, जो हमने लगाया हुआ है यहाँ पे। तो ये वैलिड है एंड द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या कहलाता है, हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। फिर आ गया हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम। क्लास बनाई रेक्टेंगल, इंट लेंथ और इंट ब्रेड्थ, पब्लिक रेक्टेंगल, पब्लिक में एक फंक्शन बनाया रेक्टेंगल, कितने वेरिएबल लिए, 2, क्या के लिए, एक लेंथ के लिए एक ब्रेड्थ के लिए, ए और बी। लेंथ होगी ए में आएगी, बी में जो आएगा ब्रेड्थ आएगी। वॉइड एरिया फंक्शन हमने बनाया, तो एरिया नाम से बनाया, जहाँ हम बताएंगे कि हमें पहले में हमें मेंबर को बताने थे और दूसरे वाले में हमें बताना है कि कैलकुलेशन कैसे होगी। तो उसका हमने फंक्शन का नाम क्या लिया, एरिया। एरिया में हमने क्या किया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ बताया कि जो भी ए और बी में आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इंट मेन रेक्टेंगल आर 510, रेक्टेंगल आर 510 इम्प्लिसिट जो हमने ऊपर देखा था। तो रेक्टेंगल हमारा क्या है, क्लास नेम है, आर लिया उसके साथ ऑब्जेक्ट, दोनों वैल्यू ले ली 5 और 10, तो ये 5 और 10 को मल्टीप्लाई कर देगा, ओके, रिटर्न 0। तो क्या आ गया आंसर, 50। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास, अ क्लास कैन हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर एंड इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जब एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो रहे होंगे क्लास में तो वो क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, क्लास बनाई किस नाम से, पॉइंट, वेरिएबल दिए अपने कौन से, एक्स और वाई, पब्लिक पॉइंट
आर्ग्यूमेंट नहीं है कुछ भी ब्रैकेट्स में, तो क्या हो गया ये, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, x0 y0। पॉइंट इंट ए क्या आ गया, वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। x की वैल्यू जो है वो ए y में, y मतलब x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू ए, ठीक है ना। जो वैल्यू x की होगी वो a की होगी, वो y की होगी, वही x की होगी, ठीक है। फिर पॉइंट इंट m इंट n, अब यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट आ गए। ऊपर पॉइंट के बाद खाली एम्प्टी ब्रैकेट्स थे तो वो नो आर्ग्यूमेंट था ये वाला। फिर यहाँ पे हमारी एक आ गई आर्ग्यूमेंट इंट ए, तो वन आर्ग्यूमेंट हो गया। यहाँ दो आ गए तो ये टू आर्ग्यूमेंट हो गया। x इक्वल्स टू m और y इक्वल्स टू n, सिंपल स्टेटमेंट ले लिया हमने, मतलब m की वैल्यू जो m x की जगह m यूज़ होगा, y की जगह n। फिर हमने लिया वॉइड शो, शो में हमें क्या करवाना है, दोनों को शो करवाना है, तो हमने x और y को शो करवा दिया। जो डबल कोट्स में एज इट इज़ आएगा, स्लैश n मीन्स नेक्स्ट लाइन। प्रोग्राम में आया पॉइंट, ऑब्जेक्ट क्या लिया, p1, पॉइंट क्या है, क्लास, p1 हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पॉइंट p2, पॉइंट p3, ओके। p2 की वैल्यू क्या है 5, p3 की क्या है, तीन ऑब्जेक्ट 7 और 11, ओके। हमारा प्रोग्राम क्या था, अच्छा तीन थे ना हमारे, वन नो आर्ग्यूमेंट, वन आर्ग्यूमेंट एंड टू आर्ग्यूमेंट, ठीक है। p1 p2 और p3। फिर यहाँ पे देखो, पहला p1 डॉट शो और सेकंड p2 डॉट शो और p3 डॉट शो, ठीक है। p1 डॉट, ये हमारा जो डबल कोट्स में है सारा वो एज इट इज़ आएगा, ये वाली ये लाइंस जो है तीनों में, ये डबल कोट्स में था, एज इट इज़ आएंगे। तो फिर ये आ गया आपका आंसर। द आउटपुट इज़ x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं थी, दोनों की 0 0। फिर p2 में आपका x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5, देखें एक बार कहाँ है, हाँ p2 5 मीन्स x की 5 और y की एक सिंगल वैल्यू दी है तो दोनों की 5 5 है। और p3 की 7 और 11, x और y की वैल्यू, तो 7 और 11 प्रिंट हो गई, ठीक है ना ये, ठीक है। इन द अबव प्रोग्राम द पॉइंट हैज़ 3 कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट इज नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर एंड इट इज़ इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विद 0 वैल्यूज। सेकेंड कंस्ट्रक्टर receive the one value as an argument and initialize the object with the value. Third constructor receive a 2 argument and initialize the object with these 2 values. Constructor with default arguments. Constructor with default. The constructor can take default arguments, for example point int a int b equals to 0। एक एग्जांपल लिया है इन्होंने, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कैसे लिए, एक क्लास है पॉइंट, उसमें एक वेरिएबल है ए जिसकी कोई वैल्यू नहीं दी हुई है और बी की क्या दी है, 0 दी है। नोट दैट डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स आर गिवन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट बी इज़ 0। देन द स्टेटमेंट पॉइंट p5 assign the value 5 to a to 0 to b by default, but the statement p पॉइंट 7, 11। अब ध्यान से देखते हैं। नोट द डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन फ्रॉम राइट, जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स जो दे रखी हैं आपकी कैसे दे रखी हैं, राइट टू लेफ्ट दे रखी हैं। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बी की क्या वैल्यू है, 0 है, ठीक है। देन द स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, पॉइंट p5, ठीक है ना। असाइन द वैल्यू 5 टू a एंड 0 टू b। अच्छा क्या वैल्यू देनी है, a को 5 देनी है और b को, असाइन द वैल्यू 5 टू a और 0 टू b बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब जब हमने कोई वैल्यू नहीं ले रखी, ऊपर इंट a था और इंट b में 0 था, तो राइट टू लेफ्ट हमने जाना है। तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बी की क्या मानी जा रही है, 0 है, ठीक है। तो हमने क्लास ली, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिया p, उसके बाद वैल्यू दी हमने 5, तो अब वैल्यू को असाइन करेंगे तो हमारी a की वैल्यू 5 होगी और b तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 0 है ही, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड टाइम हमने जो लिया पॉइंट 7 और 11। अब हमने क्या लिया, पॉइंट में पहले a की वैल्यू ली थी 5, अब लिए 2 7 और 11, तो a की 7 और b की 11, बिकॉज व्हेन एक्चुअल पैरामीटर्स, जब एक्चुअल पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना।
फिर उसके बाद इफ़ वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो प्रेजेंट विद द कंस्ट्रक्टर देन कॉलिंग स्टेटमेंट. फिर पॉइंट P5 is unable to decide which constructor is to be called as an ambiguity is created. एक मतलब एक एरर सा मतलब क्रिएट हो जाता है. द कंपाइलर विल जनरेट एन एरर मैसेज. फिर डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. Dynamic initialization. The initial value of an object can be provided at the runtime, and the advantage of dynamic initialization is that we can give different input formats by using constructor overloading. The initial value of an object can be provided. कोई भी एक initial value object की provide की जा सकती है. कब? रन टाइम पे. और इसका एडवांटेज क्या है कि वी कैन गिव डिफरेंट इनपुट फॉर्मेट्स. हम अलग अलग तरह के इनपुट फॉर्मेट्स दे सकते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में. ठीक है ना. डायनामिक कैसे चल रहा है देखते हैं. क्लास बनाई शेप, और एक लिया हमने लेंथ ब्रेड्थ, एक लिया रेडियस और एक लिया एरिया. सब फ्लोट टाइप के हैं क्योंकि आंसर क्या आएगा, डेसिमल में भी आ सकता है. पब्लिक में आए, शेप लिया और शेप एक लिया हमने 0 आर्ग्यूमेंट वाला लिया और एक 1 आर्ग्यूमेंट वाला लिया. ठीक है ना. फिर रेडियस हमारा r है और कैलकुलेशन इसकी हमने कैसे करनी है, 3.14 इंटू r इंटू आर. ओके. अब शेप में हमने एक और लिया 2 आर्ग्यूमेंट l और b. l लेंथ l, ब्रेड्थ b, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. वॉइड डिस्प्ले, एरिया को डिस्प्ले करवा दिया. क्लियर. एरिया को डिस्प्ले करवा दिया. अच्छा चलते हैं आगे. फर्स्ट में एरिया था, नहीं फर्स्ट में 0 था, सेकंड में 1 आर्ग्यूमेंट 2 आर्ग्यूमेंट. ठीक है. आगे चलते हैं. मेन शेप सर्कल एंड रेक्टेंगल. शेप क्या है, क्लास है, 2 ऑब्जेक्ट कॉल करें, 2 ऑब्जेक्ट बनाया, एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है. फ्लोट r कॉमा l कॉमा b. ओके. सी आउट एंटर द रेडियस ऑफ द वेरिएबल. सी इन सर्कल शेप. अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे पहले क्लास ली, ऑब्जेक्ट लिए 2, फिर उसके बाद वेरिएबल डिफाइन किए 3. अब बता रहे हैं कि आपने ये एज इट इज़ मैसेज आएगा आपके पास कि एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो सी इन आर से एक्सेप्ट करवा रहा है वैल्यू, और आप वहाँ पे उस वैल्यू को कोई भी वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे इनपुट करवा दोगे. फिर सर्कल इक्वल्स टू शेप आर. ठीक है. फिर यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, एंटर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ. तो आपने एल और बी करवा दी. ठीक है. यहाँ पे भी आ गया आपका ये रेक्टेंगल इक्वल्स टू शेप एल बी. फिर तीसरा आ रहा है एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल डॉट डिस्प्ले. एक सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल डॉट डिस्प्ले. सब कुछ करवाने के बाद आपने उनको डिस्प्ले करवाना है ना दोनों को, तो सर्कल डॉट डिस्प्ले करवाया और रेक्टेंगल डॉट डिस्प्ले करवा दिया. देखते हैं. एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल 5. हमने ऊपर हमने यहाँ पूछा था एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल सी इन आर, तो हमने यहाँ करवा दिया 5. एंटर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. ये हमारा मैसेज था. एंटर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल. एल और बी हमने इनपुट करवाए थे, तो ये हमने यहाँ वैल्यू डाल दी 17 और 8. ठीक है. तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल दिया उसने और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दिया, क्योंकि हमने बताया ना कि कैसे कैलकुलेशन करनी है. ठीक है. तो इसने इसको कैलकुलेट कर दिया और आंसर आ गया. क्या आया, आपका एरिया ऑफ सर्कल आ गया और 3.14 इंटू आर से तो आपका सर्कल आ गया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आपका आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ.